और अब बात उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। सत्र के तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सवालों के घेरे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी और औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार हैं। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड नाम की कंपनी सवालों के घेरे में है। के.एस. पवार इस कंपनी के डायरेक्टर है। आज विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा और कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने के.एस. पवार की कंपनी से जुड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने नियम 310 यानी काम रोको प्रस्ताव के तहत सदन में चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने सीएम के औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार की कंपनी पर करीब 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने नियम 58 के तहत काजी निजामुद्दीन के मामले को सुनने की मंजूरी दी है। ये एक कंपनी है जिसमें के माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार का परिवार है और ये लगभग 225 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला प्रतीत होता है, जिसमें हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि जितने उसमें मेंबर्स हैं या इन्वेस्टर्स जो भी कहलाते हैं उनकी KYC की जांच कराई जाए और KYC की जांच के साथ साथ अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो उनके खिलाफ जांच कराकर मुकदमा कायम कराया जाए भ्रष्टाचार का। वो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, औद्योगिक सलाहकार, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में कार्य स्थगन दिया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष के भी, मेरे भी और तमाम साथियों के हस्ताक्षर है। विषय आएगा उस पर बात करेंगे। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़ रहे हैं और सैयद आमिर दिल्ली से हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करते हैं देहरादून का। सुरेंद्र, ये बताइए कि सरकार को घेरने की कोशिश इस पूरे मामले में है और जो सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करती हुई दिखाई देती है, पॉलिसी को अपनाने का दावा करती है, उस सरकार के मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार पर 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं। किस तरीके से चर्चा होगी और आगे क्या विपक्ष मांग कर सकता है? देखिए, बिल्कुल नियम 310 में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था कुंदन, और नियम 58 के तहत इस वक्त सदन में चर्चा चल रही है। विपक्ष ने बहुत तीखा हमला किया है क्योंकि मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर यह हमला है। उनके करीबी, उनके औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार की जो कंपनी है सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, इस कंपनी पर आरोप है क्योंकि ये कहा गया है, जो कांग्रेस के विधायकों ने पत्र दिया है कि 2020 में आरबीआई ने जो आदेश दिए थे, हालांकि 2018 में भी आरबीआई के द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखंड को कहा गया था कि इस कंपनी के समेत जो 12 कंपनियां हैं, जो शेल कंपनियां हैं, इनकी जांच कराई जाए, इनकी कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के विधायकों का ये कहना है कि इसमें जो एसटीएफ को जांच के आदेश दिए गए थे उसमें से के.एस. पवार की सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड कंपनी जो है, इस कंपनी का नाम हटा दिया गया था। इस पर सदन में इस वक्त चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने कहा है कि आप क्यों नहीं लोकायुक्त लाते हैं, आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के जो औद्योगिक सलाहकार हैं उन पर इतने गंभीर आरोप हैं कि उनकी कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया है। सरकार थोड़ी ही देर में इस पर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन एक तौर से साफ है कुंदन कि इस तरीके से मुख्यमंत्री के इतने करीबी व्यक्ति पर अगर आरोप लग रहे हैं, और के.एस. पवार वो उत्तराखंड शासन में बड़ा रसूख रखते हैं, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सड़कों के जो काम हो रहे हैं उनमें उनकी भी राय ली जाती है, उनकी भी सलाह होती है, और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जितनी भी कंपनियां आती हैं वो सीधे तौर पे के.एस. पवार के जरिए ही आती हैं या उनसे मुलाकात करके ही प्रदेश में आती हैं। तो आप इनका कद समझ सकते हैं। कांग्रेस सीधे तौर पर कागजात सामने नहीं दिखा रही है, लेकिन सदन में इस चर्चा की बात कह रही है। हालांकि कांग्रेस को भी सदन के भीतर वही कागज देने होंगे जो पूरे तरीके से सही होंगे। स्पीकर से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा है कोई भी ऐसा मुद्दा ना सरकार रख सकती है ना कांग्रेस रख सकती है जिसके के तथ्य सही ना हो। इसलिए कांग्रेस के मुद्दे पे जान लगती है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें दम लगता है। अब सरकार को जवाब देना है कि अगर आरबीआई ने ऐसा कोई आदेश दिया था तो उस आदेश का क्या हुआ, और उसमें से अगर सोशल
म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनी को हटाया गया तो किस अधिकार से हटाया गया, क्यों उसके खिलाफ जांच नहीं हुई? बिल्कुल, बने रहिए सुरेंद्र हमारे साथ। सैयद आमिर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर, हमें ये बताइए कि क्या कार्रवाई हो सकती है सीएम के औद्योगिक सलाहकार केएस पवार के खिलाफ? पहला सवाल तो ये है। और 2018 में सरकार को जो जानकारी दी गई थी कि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, इस कंपनी की कुछ चीजें संदिग्ध हैं, क्या कहा गया था और आगे क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है? जांच एजेंसी किस तरह की कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। देखिए, साफ तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ये है और चिटफंड कंपनियां जो होती हैं और ख़ासतौर पे जो बोगस एंट्री करके पैसा इधर से उधर करती हैं, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह से उसे माना जाता है। और इस पर जो 2018 में अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने बाकायदा 12 कंपनियों को नोटिस जारी किया था। उसके बाद जून 2020 में इसी कंपनी के मामले पर राज्य सरकार को डिटेल दी गई थी कि इस तरह की कंपनी जो है उत्तराखंड में काम कर रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कंपनी में बोगस एंट्री के माध्यम से बहुत सारे फंड इकट्ठा किए जाते हैं। इस तरह की शेल कंपनी बनाई जाती है जिनके एंट्री करने के वाले जो लोग होते हैं वो हैं भी या नहीं है या काल्पनिक हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर के इस मामले पे जो समझ में आ रहा है, हालांकि ये बात जो विपक्ष लगातार उठा रहा है और ये सब विपक्ष का आरोप है कि 200 करोड़ रुपए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है इधर से उधर किया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल इसमें जो कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहला तो ये कि जिसमें 6 डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर नहीं 6 डायरेक्टर इसमें है और जो पवार है वो इसके मेन कर्ता धर्ता रहे हैं। तो जो 6 डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे और अगर कार्रवाई जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं सत्य पाए जाते हैं और जांच एजेंसियां इसमें कुछ इनपुट्स निकाल पाती हैं तो बाकायदा कंपनी को सीज किया जाएगा, उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो ये इस तरह की कार्रवाई आरबीआई ने जो पहले कहा था उसके आधार पे जांच एजेंसियां कर सकती हैं। लेकिन लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो सबूत सामने रखने के बाद पता चलेगा। हालांकि ऐसी कई कंपनियां हैं जो चिटफंड करके लोगों का पैसा निकाल करके और ज्यादा बेनिफिट देने के नाम पर लोगों से पैसा निकालती है। आपको कई केसेस ऐसे याद होंगे जिसमें 50-50 हजार करोड़ के मामले सामने आए थे। तो उसमें कंपनी जो है वो पैसा इकट्ठा करती है लेकिन वापस नहीं करती, यानी दूसरे जो बेनिफिशियल्स हैं जिसे स्टेक होल्डर्स कहा जाता है एक तरह से, उनको वापस नहीं करती है और उसमें फिर कंपनी जो है भागती है। दूसरा ये आपको बता दें कि इसमें जो शेयर स्टेक्स हैं वो करीब 15 करोड़ के हैं, 15 करोड़ से ज्यादा के हैं और जो शेयर धारक हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेह वाली बात जरूर है, लेकिन सबूत कितने पुख्ता हैं ये इसके आधार पर तय होगा कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई किस एक्ट में किस आधार पे की जाएगी, किस धाराओं में की जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये एक मुश्किल भरा समय है उनके लिए, खासतौर पे क्योंकि वो सरकार के साथ सीधे पवार जुड़े हुए हैं, सरकार की छवि के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं और सरकार में रहते हुए अगर जांच एजेंसियां दूसरे और चीजों का खंगालने की कोशिश करेगी तो हो सकता है बहुत सी चीजें निकल के सामने आए। बिल्कुल ये मामला इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि केएस पवार जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के औद्योगिक सलाहकार है, उनका कद कितना बड़ा है सुरेंद्र ने हमें जानकारी दी है। सुरेंद्र हमें बताइए कि 2018 में जो एक नोटिस दिया गया था उत्तराखंड सरकार को और ये बताया गया था इस कंपनी के संदिग्ध होने के बारे में, क्या क्या बातें उसमें लिखी गई थी, किन चीजों पर संदेह था और क्या सिर्फ नाम बदल लेने से, क्योंकि उस बताया जा रहा है कि नाम कंपनी का बदल दिया गया, क्या नाम बदल जाने से आरोपों की जो धार है वो कमजोर हो जाती है क्या? देखिए, जो 2018 में जो कुंदन जो आदेश आया था उसमें मुख्य सचिव को सीधे तौर पे 12 शेल कंपनियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। ये भी कहा गया था कि उनकी जो कार्यप्रणाली है वो संदिग्ध है और इसके बाद जब आदेश हुए थे और इसमें क्योंकि ये सरकार के बहुत करीबी थे, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार थे,
तो इनकी कंपनी का नाम उसमें से हटा दिया गया, उस जांच में से हटा दिया गया। उस जांच का क्या हुआ, वो जांच बैठी भी या नहीं बैठी, ये सदन में पूरी जानकारी सरकार देगी। लेकिन सीधे तौर पे एक कंपनी का नाम बदलने से उसके आरोप खत्म नहीं हो जाते। ये सीधे तौर पे इस तरह है जिस तरह अभी आमिर समझा रही थी कि कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो कागजों में तो दिखती हैं, लेकिन हकीकत में जब देखा जाता है तो वो कंपनियां या तो नहीं होती या तो उन नियमों के तहत काम नहीं करती हैं जो आरबीआई की गाइडलाइन है। सीधे तौर पे ये कंपनियां जो आर्थिक विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि ये नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनियां हैं जो जिसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं, जिसमें पब्लिक से भी पैसा लिया जाता है और लो इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा दिया जाता है, यानी फाइनेंस उपलब्ध कराया जाता है। इन कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए आरबीआई नजर भी रखती है, क्योंकि पहले भी इस तरह की कंपनियां कई बार भाग चुकी हैं लोगों का पैसा लेके। इस बार जब आदेश दिए गए थे तो सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार उस आदेश में से इस कंपनी का नाम क्यों हटाया गया। इसी पर सदन में भी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री और सरकार की छवि से जुड़ा हुआ मामला इसलिए है क्योंकि केएस पवार मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार हैं। उनकी छवि पर अगर कोई आरोप लगेंगे तो वो सीधे त्रिवेंद्र रावत की छवि पर आरोप लगेंगे। तो इसलिए उनको ये समझना होगा कि आखिरकार इतने गंभीर आरोप में अगर शासन की ओर से ऐसा हुआ है तो ये क्यों हुआ है, और इसी का जवाब संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक इस वक्त सदन में भी दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने साफ कहा है कि अगर सदन से इस पर कोई सही जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क तक उठाएगी। तो इसलिए सरकार की दिक्कतें कम नहीं होने वाली हैं। सुरेंद्र, बाकी कंपनियों की जांच हुई जो सेल कंपनियां बता रहे हैं, उन कंपनियों की जांच में क्या कुछ निकला है? आपने ये बताया कि इस कंपनी का, जिस कंपनी के डायरेक्टर केएस पवार हैं, उस कंपनी के नाम को ही जांच के दायरे से हटा दिया गया। बाकी कंपनियों की जो जांच हुई उसमें क्या कुछ निकल करके आया? देखिए, बाकी कंपनियों की जांच के मामले में भी शासन की ओर से बहुत क्लियर चीजें साफ नहीं है। ये सारी चीजें सदन में जानकारी देने की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार आरबीआई ने अगर कोई आदेश दिया था तो उन पर जांच होनी चाहिए थे। एसटीएफ को ये जांच भेजी गई थी या नहीं भेजी गई थी, इस पर भी संशय है, क्योंकि अगर आपने जांच भेजी थी तो फिर आज तक वो जांच पूरी क्यों नहीं हुई। और एक कंपनी जिसका नाम हटाया गया उसको किस आधार पर हटाया गया, क्योंकि आरबीआई की जो लिस्ट थी उसमें 12 कंपनियां थी और उसमें किसी भी तरह से किसी कंपनी को रियायत नहीं दी गई थी। बिल्कुल, शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार जो हैं सवालों के घेरे में। शुक्रिया आप सैयद आमिर, आपका भी दिल्ली से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इस मामले पर सदन में चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद क्या कुछ निकल करके आता है, सरकार क्या कबूल करती है कि जांच में देरी हुई है या जांच नहीं की गई है, जांच का स्टेटस क्या है और आगे सरकार क्या करने जा रही है, ये शायद सदन की कार्यवाही, आज की कार्यवाही खत्म हो तो उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब मिलेगा।